अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और लास्ट भी जो हमने आपके साथ बात की थी लोगों को बहुत पसंद आई थी और हमने कहा एक बार फिर ज़रा हम मोदी जी पे बात करते हैं। उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है पाकिस्तान का और जैसा कि आप जानते हैं कि वो यूएस के विजिट पर हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की गई है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कुछ हो पाएगा और इसके ऊपर कोई काम हो सकेगा, या इस स्टेटमेंट को बस सुनकर और दूसरे दिन सब लोग भूल जाएंगे? नहीं देखिए, पहले तो थैंक यू आरजू जी फॉर इनवाइटिंग मी आपके चैनल पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स एन रियली प्रिविलेज फॉर मी कि क्योंकि मैं खुद फैन रहा हूँ आपका, तो ऑफ कोर्स इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू। तो देखिए, ये जो है ना, ये मैंने पढ़ा इनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें तो दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशन, इनको कंट्रोल करें। लेकिन टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। बिकॉज टेररिज्म का तो यूज तभी नॉर्मली होता है जब कोई वायलेंट एक्टिविटी हो। अगर वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो तो फिर टेररिज्म नॉर्मली वर्ड यूज नहीं होता। जैसे हेटफुल स्पीच है, इसके लिए टेररिज्म टाइप के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो क्यों है ये हेट्रेड है, या ये उस दिमाग, ऐसे किसी आदमी का दिमाग इतना सेंसिटिव बना देना कि वो प्लुरलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए, और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे, तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20, जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए। आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहां है रूट कॉज। क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, टेररिज्म किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। एक तरीका ये है कि रूट कॉज जहां से आ रही है वो एड्रेस करे, दूसरा ये है कि जो उससे अफेक्ट हो रहा है वो रूज करे। जैसे इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है तो इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बंद कर दे, इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई जमीन मुहैया ना कराए। लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उसको टेररिज्म का विक्टिम से अपने को बचाने के लिए उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को दो चीज समझानी है अपने आवाम को, को एग्जिस्टेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है। अगर आप मुझे समय दें, मैं आपके लिए तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बोलेंगी ना तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि तुर्क्स, जिनको कि आप अपना वो मानते हैं कि भाई हमारे हीरोज हैं टर्क्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने बारे में और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप उसको ही कंपेयर करके सीख लें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड। टर्किश मदरलैंड, इस्लामिक मदरलैंड नहीं कह रहे, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी रिपब्लिक ऑफ टर्की है। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड एंड नेशन and the indivisible unity of the sublime Turkish state. This constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey, Ataturk, the immortal leader of the unrivaled hero, and his reforms and principles. अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है या पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो, उसको नेशनलिज्म पसंद नहीं आता।
टर्की कह रहा है कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, टर्की कह रहा है कि हम एक टर्किश आइडेंटिटी है, वो नहीं कह रहा है कि हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो आप तुर्कों से ही सीख लें। अब अगर आप उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़े तो मैं आपको बता दूं कि वो इतना इंटरेस्टिंग बात लिख रहे हैं। उनके उनके आप पहले देखिए उनके स्टेट का नाम क्या है। द स्टेट ऑफ टर्की इज अ रिपब्लिक, आर्टिकल 2, द रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशल स्टेट governed by rule of law within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, blah blah blah. वो कह रहे हैं हम सेक्युलर है, आप तुर्कियों को गले लगा रहे हो, कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीख लो। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि एक तुर्की एक इस्लामिक स्टेट होकर के डेवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कह रहा है। तुर्की ओआईसी का मेंबर हो सकता है, बट तुर्की अपने आप को इस्लामिक लैंड नहीं मानता। मैं जब सेंट्रल एशिया में था, आरजू जी, हालांकि मैंने काफी समय यूरोप और जर्मनी में बिताया, लेकिन सेंट्रल एशिया में मैं 8-10 महीने रहा। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन, कजाकिस्तान का बता रहा हूं मैं आपको, कि हमारी पॉपुलेशन में 80% लोग इस्लामिक जरूर है, बट ये लैंड इस्लामिक नहीं है। इट्स अ नोमैड पीपल लैंड, इट्स अ कजाक लैंड, इट्स अ तुर्किश लैंड। आपके यहाँ पे वो इस्लाम को अपनाने के साथ उस जमीन का भी इस्लामीकरण कर देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकीदा जो है, आपको जिस पे आपको ईश्वर पे नहीं अल्लाह पे विश्वास है, आप जाएं, लेकिन उस जमीन को जब आप चेंज करते हो, आप होली पे बैन लगा दोगे, आप अपनी भाषाओं पे बैन लगा दोगे, आप ये रिलीजन थोड़े हैं। तो आप तुर्कों से सीख लो कम से कम यार, आप जाकर के आप अरबों से सीख लो कम से कम। तो यही है, इसीलिए वो टेररिज्म इसीलिए आ रहा है। टेररिज्म का सिंपल मतलब है कि टू कट इंडिया बाय 1000, टू किल इंडिया बाय 1000 कट्स। ये है टेररिज्म। कैसे देंगे वो 1000 कट? रेगुलर फोर्सेस तो नहीं देंगी। जब तक आपकी ये आइडियोलॉजी होगी कि हमें इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, आपके पास उतने मैकेनिज्म्स नहीं है, तो फिर ये जो 1000 कट टू इंडिया जो है, 1000 ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, ये कैसे होगा? वो 1000 कट कौन लगाएगा? आर्मी तो नहीं लगाएगी वो 1000 कट। तो फिर आपको ऐसे तंजीमें चाहिए होंगी। तो वो है, थ्योरी में आपको बदलना पड़ेगा। टेररिस्टों को इधर मार देने से, उधर मार देने से नहीं होगा। तालिबान से आप कैसे लड़ोगे जब तक आप खुद सेक्युलर नहीं होगे? अगर आप इस्लामिक स्टेट है तो आप फिर दूसरे इस्लामिक स्टेट से कैसे लड़ रहे हो? वो दोनों तो एक ही पर्पस के लिए जा रहे, वो भी चाह रहा है शरिया लाए, आपका भी पर्पस होना चाहिए था शरिया लाए। तो इट्स अ थियोरिटिकल डिजास्टर। आपकी कंट्री में थ्योरीज की इतनी भरमार है, कॉन्ट्राडिक्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज की, जिससे कि जनता ही कंफ्यूज है कि वो कौन है। और इसीलिए आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनली काम ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ द थ्योरेटिकल डिजास्टर। बिल्कुल सही। लेकिन सर अब ज़ाहिर है कि 75 ईयर्स से तो लोगों को यही सिखाया पढ़ाया गया है। हम तो मतलब पाकिस्तान बनाए उस बेस के ऊपर ताकि जी इस्लामिक कंट्री बना रहे हैं, हम सेक्युलर नहीं हैं, हम लोगों के साथ नहीं रह सकते। अब 75 ईयर्स के बाद बदलना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग चेंज कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त जिस तरह का प्रेशर आ रहा है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे अमेरिका की तरफ से हो या बाकी दुनिया की तरफ से हो, तो आपको लग रहा है कि ये कर पाएंगे? वैसे लोग ये भी कहते हैं, आई डोंट नो कि कहाँ तक सही है, कि ये जो डिफरेंट ग्रुप बने हैं टेररिज्म के लिए, जो ग्रुप तैयार हुए हैं यहाँ पे, चाहे उनका कुछ भी नाम हो, जिन्होंने बनाया है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने बनाया है, अगर वो चाहें तो वो ही कंट्रोल भी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन वो कर नहीं रहे। उनका ख्याल है कि शायद उनको कोई फायदा है इनसे। तो आपके ख्याल से क्या ये लोग कंट्रोल करेंगे? क्या ये कोशिश करेंगे? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, उससे तो फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान है। नहीं कर सकते। ये फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर है। आप बना तो दिए, अब ये ऐसा जिन है जो आपसे बोतल में नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है कि आपने जिस आइडियोलॉजी के नाम पे इनको बनाया, अब वो आपसे कह रहे हैं कि हम उस आइडियोलॉजी को आपसे बेहतर चला के दिखाएंगे। अब आप बताइए आरजू जी, कि आप हमसे कह रही हो कि अभिषेक जी हम आपको एक इस्लामिक मुल्क देंगे, लेकिन आप इस्लामिक मुल्क तरीके से चल नहीं रहे हो। किस इस्लामिक मुल्क में? टर्किश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस्लामिक नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्लामिक है, ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बता दीजिए जहां पे इलेक्शन हो रहा हो। नहीं हो रहा है। अरेबिया में इलेक्शन होता है, सऊदीया में इलेक्शन होता है, यूएई में इलेक्शन होता है, कतर में होता है, ओमान में होता है, बहरीन में होता है, कहां होता है?
टर्की में होता है, वो ये कह रहा है कि हम तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। सेक्युलरिज्म का मतलब समझ लीजिए, डेमोक्रेसी कैसे आएगी? अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, इमरान खान साहब कहते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें तो ये जो आर्मी वाले हैं ये हमसे डेमोक्रेटिक राइट छीन रहे, रूल ऑफ लॉ छीन रहे। कैसी डेमोक्रेसी भाई? आपने तो टीटीपी का समर्थन कर दिया था, या वो तालिबान का समर्थन कर दिया था जब उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया, तो आपने कहा इलेक्टेड गवर्नमेंट के हटाने की जो प्रोसीजर थे, आपने कहा ये तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो आपको तो नबी वो गनी की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था ना। आप खड़े हो गए तालिबान के साथ। अगर आप इलेक्शन के इतने फेवर में हो, देन यू शुड हैव साइडेड विद द गनी, बट यू साइडेड विद द तालिबान। अब आज क्या दे आपकी, अगर सोसाइटी जो कुरान, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है आरजू जी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कुरान ऑफ द पाकिस्तान इज बेसिकली कुरान, होली कुरान एंड सुन्ना। बहुत अच्छी बात है। आप उसमें डेमोक्रेसी कहां ढूंढ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आमरियत की व्यवस्था दी गई है, तो वहां से आमरियत ही आएगी ना। आप बनाना भी आप रियासत मदीना चाहते हो, तो आप ये जो कंफ्यूजन कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कुरान भी है, कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में तब आता है जिसको आप सेक्युलरिज्म लोग समझते नहीं है, बहुत बार वो गलत समझ देते हैं। सेक्युलरिज्म को समझते हैं रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, वो सेक्युलरिज्म दूसरे प्रकार का है। जो आपको सेक्युलरिज्म चाहिए होता है कि बेसिकली जो अब्राहमिक फेथ है इसमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सब मिक्स होता है। तो जब आप इसमें से पॉलिटिक्स निकाल लेती हैं रिलीजियस टेक्स्ट में से, तो वो जो पॉलिटिक्स निकलता है उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, और वो जो पॉलिटिक्स निकलने के बाद जो किताब बनती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप अपना, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फिर वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड होता है, उससे हर डॉक्यूमेंट नीचे होता है। तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप कैसे इन लोगों को आप कैसे टैकल करोगे? बम मारोगे? आपने पहले टीटीपी बनाई, फिर वहां पे पहले तालिबान बनाया, फिर उसका एक पाकिस्तान चैप्टर बना, उनको किल करने के लिए आपने स्वात में लोगों को मारा कि भैया ये तो तालिबान बन गया, इनको मारो। अरे भाई उस आइडियोलॉजी से लड़े ना। आपको 3 चीजें सीखनी है। प्लूरलिज्म, सबको एग्जिस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी की एक आइडेंटिटी नहीं, सबको मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है। कोई पठान हो सकता है, कोई पश्तून हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई सराइकी हो सकता है, कोई बलूच हो सकता है, कोई, ये सबको एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर कोई मुसलमान बनना है तो ये सारी आइडेंटिटी को खत्म कर दो। तो प्लूरलिटी सीखे। प्लूरलिटी का मतलब कई भगवान एग्जिस्ट कर सकते हैं, कई तरह की जो वो स्पिरिचुअलिटी है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ये लैंड इंडियन हेरिटेज का है, ये मोहनजोदारो का लैंड है, ये इस्लामिक लैंड नहीं है। यहाँ तक्षशिला है, इसको रियासत मदीना ना बनाएं कृपया करके। रियासत मदीना बहुत अच्छा रियासत है, हमें कोई उससे नहीं है, लेकिन वो जैसे कजाकिस्तान के लोग नहीं कहते हमें रियासत मदीना बनाना है, टर्की का लोग नहीं कहता हमें रियासत मदीना बनाना है। ओटोमन अंपायर ने रियासत मदीना थोड़े बनाया, रियासत मदीना का हेड हमेशा अरब ही बनेगा। ओटोमन अंपायर ने तो सल्तनत उस्मानिया बनाई ना, उन्होंने तो टर्किश अंपायर बना दिया। उन्होंने तो अरबों को अपने अंपायर के अंदर में, अपने पैरों के नीचे अरबों को दबा के रखा। तो कुछ तो सीख ले यार कि कहां से डेमोक्रेसी आएगी। अगर डेमोक्रेसी चाहते हैं, इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं आती है। लेकिन सर ये जी जी, लेकिन सर इमरान खान ने ये खैर रियासत मदीना वाला चूरन इमरान खान ने बेचा था। वैसे तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक या शहबाज शरीफ तक, सब लोग जो है वो रिलीजन का चूरन जरूर बेचते हैं। तो ये खैर इमरान खान साहब ही लेकर आए थे। लेकिन सर आपके ख्याल से जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, साथ जो है वो जो बाइडन साहब ने भी वही स्टेटमेंट दिया है टेररिज्म को लेकर, तो ये दोनों मिलकर मतलब क्या कर लेंगे? एक बात है, जैसे ये दोनों मिलकर आपके ख्याल से ये ऐसी क्या चीज करेंगे, ऐसी कौन सी पॉलिसी ले आएंगे जिससे ये चीज रोकी जा सके? क्योंकि अगर सिर्फ पाकिस्तान पे छोड़ देते हैं आप, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई इन सारी चीजों को, तो सालों लगेंगे। लेकिन इतने सालों इंतजार कौन करेगा? इतने साल जो बीच में कोई नुकसान अगर हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आपके ख्याल से ये दोनों बड़ी कंट्रीज इस वक्त एशिया में जो है वो इंडिया है और जाहिर है यूएस तो है ही, तो ये दोनों मिलकर आपके ख्याल से क्या पॉलिसी ला सकते हैं या क्या कर सकते हैं जिससे इस चीज को जल्दी कंट्रोल किया जा सके? कॉस्ट ऑफ टेररिज्म बढ़ा दीजिए। आपको, चूंकि पाकिस्तान कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करता नहीं है,
तो जब आपको अभी तक आपने समहाउ आप कॉस्ट ऑफ टेररिज्म आपको दुनिया ने फाइनेंस किया टेररिज्म करने के लिए। अमेरिका ने पहले आपको अपना एलाई बनाया कम्युनिज्म से लड़ने के लिए, हालांकि आपने उनको धोखा दिया क्योंकि आप इंडिया से लड़ने के लिए कम्युनिज्म के लड़ने के लिए तैयार हो गए। आपका कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं था, आपकी दुश्मनी इंडिया से थी। आपको आर्म्स मिले, एम्यूनेशन मिले, पैसे मिले, तो यानी कि उन्होंने टेररिज्म को करने के लिए आपको फाइनेंस किया, अमेरिका ने फाइनेंस किया। उसके बाद रशिया आ गया, फिर से कहानी हो गई, आपको पेट्रो डॉलर मिल गया टेररिज्म को इनकरेज करने के लिए। अब दुनिया ने आपके जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल उसको टाइट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है वो तो अभी भी वेस्ट के हाथ में है। तो आईएमएफ आपको पैसा नहीं दे रहा है। आईएमएफ आपको ये अच्छे से बता रहा है कि एक एक पैसे की वैल्यू क्या होती है, और जब आपके पैसे नहीं आएंगे, जब समाज, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि अभी तक ये जो टेररिज्म के ये जो लोग हैं इनको आपने अपने कब्जे में रखा हुआ था, अब ये आपके कब्जे से निकल चुके हैं, ये समाज में एंट्री कर गए हैं, समहाउ दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू योर सोसाइटी। तो जब आपकी स्टेट के पास अगर अपने लोग, वैसे भी है रिट ऑफ द स्टेट तो फेल हो चुका है ना, इमरान खान के प्रोटेस्ट ने तो दिखा दिया कि रिट ऑफ द स्टेट चलता ही नहीं है आपके यहाँ पे। तो इनके पास दो इंडिया के पास तरीका है और अमेरिका के पास तरीका है, वो दो ही तरीका है, दो ही टू प्रॉन्ग्ड है। वो अगर चला तो बहुत अच्छा, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉलिसी तो बनाई नहीं जा सकती जिसका कि 100% कंफर्म हो कि यही रिजल्ट आएगा। नंबर 1, पाकिस्तान को फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्कैंट कराइए, उनको ये एहसास दिलाइए कि पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा आपकी आर्मी को तो वो इस तरीके के लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे, इस तरीके की जो आइडियोलॉजीज है उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। जब वो उनको पैसा नहीं दे पाएंगे तो वहां पे वो जो आइडियोलॉजीज को हवा देने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, लोगों में कंट्रोल होगा, सोसाइटीज में जो कंस्ट्रक्टिव लोग हैं वो ज्यादा हावी हो जाएंगे। दूसरा, इंडिया का काम यह है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं पाकिस्तान में उनको इंडिया सपोर्ट करे, उनको इंडिया हाथ दे कि हाँ वी आर विथ यू, डो वी विल नॉट लेट यू फॉल इनटू अबिस, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये दो फाइनेंशियल और डेमोक्रेसी, क्योंकि ये जो वर्ड, ये जो देखिए, ये इंडिया अमेरिका का जॉइंट कोलैबोरेशन मत समझिए, ये कोलैबोरेशन है इंसानियत का, उस इंसानियत का जो एक फ्री वर्ल्ड चाहता है, जो खुला समाज चाहता है, जो ये चाहता है कि जिसको जो मानना है वो माने, जिसको जो जैसे अपने जीवन को जीना है वो जी सके, कोई उसको बताने वाला नहीं हो कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये मत सोचो, वो मत सोचो। ये फ्री सोसाइटी का कोलैबोरेशन है अगेंस्ट क्लोज्ड और इनमिकल टू फ्री सोसाइटी के फोर्सेस के अगेंस्ट में। इंडिया को अमेरिका ने ये बैटन धीरे से पास कर दिया है कि 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं शताब्दी आपकी है, ग्लोबल लीडरशिप के लिए अब आप तैयार हो जाइए। तो पाकिस्तान से लड़ने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान से नहीं लड़ना, पाकिस्तान की जनता बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में ऐसी फोर्सेस जो इन पैसों को लेकर के इस तरीके की फोर्सेस को बनाई है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज सुखा दे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन सुखा दे। दे शुड इंश्योर कि पाकिस्तान को कोई ऐसा आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं मिल रहा है जो कि लोगों में इन्फिल्ट्रेट कर सके, और उसके बाद उनके पास इतने फाइनेंशियल मींस ना हो आर्मी के पास कि वो अपने अलावा दूसरों को भी इस तरीके के अपने डर्टी जॉब करने के लिए क्रिएट कर सके। दिस इज द टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी आई थिंक शुड वर्क। लेकिन सर उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये 1 वीक का या 2 वीक का कोई प्लान है और उसको एकदम से इम्प्लीमेंट किया जा सके, टाइम तो लगेगा। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपके ख्याल से हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात नहीं करेंगे किसी किस्म की, आपस में जैसे होती है, मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो नहीं चलेगा जो बार बार आपके से कहा जाता है कि जी जब तक ये नहीं रोकेंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी। तो सर ये तो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए भारत को कि ये जो बात कही जा रही है, जिसके ऊपर काम करने को कहा जा रहा है, वो एक लंबा प्रोसीजर है। बनाना तो बहुत आसान था, इस जो ग्रुप्स बनाए गए वो शायद बहुत जल्दी बन गए होंगे, लेकिन इनको कंट्रोल करना जो है वो मजाक नहीं है, वो काफी सीरियस चीज है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, वो तो कम से कम 3-4 जनरेशन लग जाएंगे ऐसे वो। देखिए आरजू जी, मैं आपसे सच बताऊं, मैंने कई पाकिस्तानी इधर बीच 1.5-2 महीने से मैं बहुत एक्टिव रहा हूं, पर मैंने ये महसूस किया है ना कि इंडिया के लिए अभी पाकिस्तान से दोस्ती करना ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान तैयार नहीं है उसके लिए। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की हर दृष्टिकोण इस्लाम से शुरू होती है, इस्लाम पे खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ उनको बताया ही नहीं गया है। ये मैं यंग बच्चों से काम करता हूं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, उनको कुछ बताया ही नहीं गया है। उनकी गलती नहीं है।
तो वो अक्सर आपसे ये मिलते तो वो यही पूछते आप कन्वर्ट नहीं होते, आप ये नहीं एक्सेप्ट करते, वो नहीं एक्सेप्ट करते। तो वो उस चीज के आगे नहीं जा पा रहे। और हिंदुस्तान को अगर अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो पाकिस्तान से दोस्ती से हमारा तो कोई लाभ या नुकसान तो नहीं है। पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया के कुछ ऐसे फोर्सेस से मिल जाता है जो इंडियन आइडेंटिटी के लिए खतरा है, तो फिर हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा ना, अगर हम वो रास्ता खोल दे तो। आप समझ नहीं मेरी बात। तो पाकिस्तान को एक प्रोसेस ऑफ, जिसे कह लीजिए ओपन माइंडेडनेस से गुजरना होगा, अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा, तभी इंडिया जाकर, अदरवाइज क्या करेंगे हम, किससे बात कर लेंगे, किससे बात करेंगे? क्योंकि होगा ये, आप एक, चूंकि पॉलिटिक्स इतनी हावी होगी कि अगर आप एक ग्रुप से हाथ में आने जा रहे हैं तो दूसरा ग्रुप किसी तीसरे ग्रुप के साथ मिलकर उसको नीचे ला देगा। और दूसरी चीज, आपकी जनता नहीं तैयार है किसी भी ऐसे डील के लिए जो हिंदुस्तान के साथ की जाए, क्योंकि सबने, अभी मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, ये जो कह रहे हैं। सर, जनता जो है वो, मुझे नहीं लगता कि जनता के पास इतना टाइम पड़ा हुआ है कि वो ये सब बातें करे। वो तो बेचारी अपना घर चलाने में और यूटिलिटी बिल्स देने में इतनी बिजी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान समेत, जो अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते हुए भी दिखाई देते हैं। कई बार इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल रैली में कहा कि जी करप्शन नहीं की है उन्होंने, और कई दूसरी चीजें बताई हैं। और जो जनता है उसको भी लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़े जो आपकी इकोनॉमी है वो भी बेहतर हुई है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट है। तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, इंटरनेट का जमाना है। अब वो बात तो नहीं है ना कि ये कुछ भी बताएंगे तो पब्लिक यकीन कर लेगी। तो एक एक जो ये नैरेटिव इंडियंस के माइंड में है कि शायद पब्लिक नहीं चाहती, तो पब्लिक से पूछकर कब काम किया है पाकिस्तान की एजेंसीज ने या पाकिस्तान की आर्मी ने या इवन गवर्नमेंट ने? इनको तो जो करना होता है ये कर रहे होते हैं। इन्होंने कोई पूछ के ट्रेड बंद की थी या ये पूछ के कोई किस्म का एक्शन करते हैं? तो ये चीज सर पब्लिक के ऊपर काइंडली ना डालें। पब्लिक बेचारी बिल्कुल वो कुछ नहीं जानती, और वो तो कुछ भी बोल रही होती है, जो ये कह देते हैं वही वही वो आगे कह देते हैं कैमरा के आगे। फिर भी ये हो सकता है कि मैं पाकिस्तान की पब्लिक को नहीं जानता, लेकिन देखिए ऐसा है ना कि पाकिस्तान का वजूद एंटी इंडिया है, ये तो कोई भी बेसिक आदमी समझता होगा जो पाकिस्तान को एज एन एंटिटी सरवाइव करते हुए देखना चाहता है, कि वो, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जनता मिल गई, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। उसका रीजन ये नहीं है कि इंडिया अखंड भारत बनेगा या ये बनेगा, उसका रीजन ये है कि लोग ये पूछेंगे हम अलग क्यों हुए, किस बात के लिए अलग हुए, क्या मिल गया हमें ऐसा अलग होकर के। तो आपको वो अलगाव, वो जो सेपरेटिज्म है ना, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए इंडिया से सेपरेटिज्म बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये जनता मिल गई और ये देखे कि हम एक लोग ही हैं, तो वो ये पूछेंगे कल को, जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की दीवार गिर गई थी और लोग एक हो गए थे, तो उसी तरीके से ये पूछेंगे कि हमें क्यों अलग किया और हमें 75 साल में तुमने दिया क्या है। तो जो भी फोर्स है ना, जो पाकिस्तान से प्यार करती है, मैं धरती से प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, जो पाकिस्तान से प्यार करती है ना, वो इस सेपरेटिज्म को खत्म नहीं होने देगी। टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान मींस टू नेशन थ्योरी को जब तक, जिसे कह लीजिए, इनकरेज किया जाएगा, अलाइव रखा जाएगा, तब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती। जिस दिन टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई, पाकिस्तान एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इंडिया एक्सेप्ट कर चुका है। इंडिया कभी नहीं कहता कि हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। इंडिया बस इतना कहता है कि पाकिस्तान कल्चरली हमारा पार्ट था, एक समय हमारी आइडेंटिटी यहां से फ्लो होती है, अभी भी होती रहेगी। ये हमारे लोग हैं, हम लोग कल्चरली यूनाइटेड है, पॉलिटिकली डिवाइडेड है, हम एक्सेप्ट करते हैं इसको। पाकिस्तान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम ये कैसे कह दें कि आप हमसे कल्चरली डिफरेंट है, वहीं से हमारी सारी आइडेंटिटी का फ्लो हुआ है, तो हम कैसे आपको ऐसे आपके कहने पे कहते हैं कि आप हमारे में से एक नहीं हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि आपके टू नेशन थ्योरी को क्या छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं? कितने लोग, अगर आप वोटिंग करा लें पाकिस्तान में, जो ये कहने को तैयार है कि टू नेशन थ्योरी इज अ बोगस थिंग? सर सबसे पहले तो मैं ही कह दूंगी, और मैं कहती भी रहती हूँ। आप जैसे मैं कहती भी रहती हूँ सर, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड था टू नेशन थ्योरी वाला, और कम से कम मैं इसको नहीं मानती। लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद ये बात सोचते होंगे, इस बात को मानते होंगे, लेकिन कितने लोग बोल पाएंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो कहते हैं टू नेशन थ्योरी तो फ्रॉड है,
मगर जो कश्मीर पाकिस्तान के पास आ गया वो कश्मीर पाकिस्तान का है, उसको नहीं लेना चाहिए। हम्म। इंडिया का डिवीजन ही जब टू नेशन थ्योरी के नाम पे हुआ, और वो डिवीजन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो फिर तो पूरा इंडिया एक हो गया ना, फिर पाकिस्तान, और फिर तो आपको इंडिया को फिर मोदी आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। जो आदमी ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी इज अ फ्रॉड, दैट मीन्स योर प्राइम मिनिस्टर इज मोदी। दैट मीन्स कि हम चाहे कोई भी हमारा मजहब हो, पंथ हो, हम भाई बहन हो जाते हैं, हम दोस्त हो जाते हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। तो आप ये भी कहोगे कि टू नेशन थ्योरी को मैं रिजेक्ट करता हूं, लेकिन जो कश्मीर है वो तो पाकिस्तान का ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आप फिर समझ नहीं रहे हो कि जो आप बोल रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। मैं बोलता हूँ टू नेशन थ्योरी बोगस है, फिर मैं कहता हूँ कि आरजू जी मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ कि आरजू जी जो है वो उनका परिवार, मेरा परिवार एक ही है, हम भारत माँ के ही बच्चे हैं। ये मेरा मतलब है टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का। आरजू जी का मन है वो अल्लाह में विश्वास रखती है, कोई दिक्कत नहीं है। आरजू जी का मेरा मन है मैं अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, नहीं रखता हूँ, मैं अपने भगवान में रखता हूँ, नहीं रखता हूँ, अलग मसला है। भगवान में विश्वास रखने से हमारा और आपका कल्चरल संबंध तो नहीं टूटता ना, हम लोग कल्चरली यूनाइटेड हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप कह रहे हो कि टू नेशन थ्योरी बोगस है, फिर आप ये भी कह रहे हो कि कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा और इंडिया का ये रहेगा, तो फिर आप समझ नहीं रहे हो आप क्या कह रहे हो। टू नेशन थ्योरी बोगस कहने का मतलब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड सीधा जाकर के फिर जुड़ता है भारत माता से, फिर मोदी आपका प्राइम मिनिस्टर इप्सो फैक्टो बन जाता है। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मैं बहुत से लोग ऐसे को जानती हूँ जो ये कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो है, बल्कि कई मेरे शो में भी आए हैं पाकिस्तानी ही हैं, कि वो इस चीज को नहीं मानते। उनका ख्याल है कि अब, यानी उनका ख्याल ये कि ये बहरहाल एक किस्म का फ्रॉड था और ऐसा नहीं है कि लोग साथ में नहीं रह सकते थे, और उसकी कई रीजन भी उन्होंने अपनी बुक में या अपने शोज में बात की है। अब कश्मीर का इशू जो है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान छोड़ने को तैयार होगा ही नहीं। हालांकि आपने देखा होगा कि जो पहले आर्मी चीफ थे उन तक ने कहा था कि भाई इसको 10-20 साल के लिए साइड पे कर दो, लेकिन बात सारी ये कि वो छोड़ें तो कैसे छोड़ें, इसलिए कि उधर से तो दुकानें चल रही हैं लोगों की और उसी पे डिफेंस बजट और क्या कुछ हो रहा है, तो उधर से हट जाना जो है वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। किसी के मानने से या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान वाले इस बात को ना तो समझने को तैयार है और ना ही मानने को तैयार है। लेकिन देखते हैं सर आगे किस तरह से ये चीज़ों को लेके चलते हैं, और ख़ास तौर पे टेररिज्म को, और मेरा ख्याल है कश्मीर इशू को भी अब सॉल्व हो ही जाना चाहिए एक बार, क्योंकि संभाला तो इनसे वैसे भी नहीं जा रहा है, तो बस साइड पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, टू नेशन थ्योरी खत्म कर दीजिए, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। जब हमारा आप एक होंगे तो किसके अगेंस्ट में टेररिज्म करेंगे? टेररिज्म होता ही उसके अगेंस्ट में जब आप कहते हैं कि तुम हम में से नहीं हो। You kill two nation theory, Kashmir problem solved. You kill two nation theory, terrorism kills all. At the genesis of terrorism and all these Kashmir problem is two nation theory. Two nation theory बिल्कुल खत्म, सब खत्म। बिल्कुल सर, देखते हैं, लेकिन बड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन मेरा ख्याल है शुरू हो चुका है, और काफी लोग क्योंकि बात कर रहे हैं जिन्हें हमने पहले बात करते नहीं सुना। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू थैंक जी। यू सर, होपफुली टू सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर, Sure, sir. थैंक यू।